विक्रम बहुत देर तक अपने सामने से जाती पल्लवी को तकता रहा, पर वो तो दूर जा रही थी। विक्रम का मन घबराहट से भरने लगा था, पर उसने उसी पल उसकी सलामती के लिए प्रार्थना की और उसे अंगद के साथ गाड़ी में बैठा दिया। फिर अपने किरदार में आकर वो सभी को इकट्ठा कर उस लोकेशन पर पहुंच गया। अंगद भी अपने किरदार में आ गया था। उसने पल्लवी के मुंह पर पट्टी और हाथों में रस्सी बांध दी। पल्लवी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी। अब घर में जा रहे हैं, तैयार है ना आप? वो गाड़ी से उतरकर धीरे से बोला तो पल्लवी ने गर्दन हिला दी। अंगद उसे उठाकर एक छोटे से फार्म हाउस जैसी जगह ले गया, जहां पर हर कोने में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो बहुत ध्यान देने पर भी नजर ना आए, और वॉइस जैसी चीजों में स्पीकर लगे थे, जिससे अंदर की बातें बाहर सुनी जा सके। सर हॉल में ही पड़े सोफे पर धंसे हुए बैठे थे। अंगद की बाहों में पल्लवी को पाकर वे सुध-बुध ही खो बैठे थे। उन्हें जिस लड़की को पाने की ख्वाहिश थी, वो आज उनके सामने थी। अब तो वो पास से और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उनके मचलते अरमान, उनकी हवसी आंखें बयां कर रही थी। उन्होंने अंगद को इस तरह देखते ही उसे तमाचा लगा दिया। पल्लवी शुरू में ही घबरा गई थी आगे का सोचकर, पर वो चुपचाप बेसुध सी लेटी रही। वहीं अंगद भी गुस्से को पीते हुए नॉर्मल होकर उनसे पूछने लगा, ओ मिस्टर, मारा क्यों? तो तुझे इसे बाहों में उठाने को किसने कहा था? मेरी है ना ये तो। उन्होंने पल्लवी की बाह पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा, पर अंगद की पकड़ मजबूत थी। अरे सर जी, अंदर तक लेकर कैसे आता? इसे बेहोशी की है दवा जो सुंघाई हुई थी। वो एक एक शब्द गुस्से में चबाकर बोल रहा था। ओ अच्छा अच्छा, ला अब मुझे दे मेरी अमानत। उन्होंने पल्लवी को अपनी तरफ खींचा तो पल्लवी कसमसा गई। उन्होंने उसे सोफे पर लिटाया और उसे करीब से देखने लगे। उनकी ललचाई नजरें पल्लवी के चेहरे से शुरू होकर होंठों तक आते हुए उसके बदन पर फिसलती दिख रही थी। अंगद को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने पानी का गिलास पल्लवी पर उछाला, ताकि उसे होश आने पर सर उसके साथ कुछ ना कर सके और वो उनकी बातें भी निकलवा ले। पल्लवी उठ गई। तभी सर को अंगद पर गुस्सा आया, क्योंकि वो तो पल्लवी को नशे में ही चाहते थे। ए साले हरामी, ये क्या कर दिया तूने? वो जोरदार गुस्से में गरजे। और तू अब तक यहाँ खड़ा क्यों है? चल जल्दी निकल यहाँ से। उन्होंने उसे पीछे धक्का दिया। पर बॉस, अंगद रुकने का बहाना बनाने की कोशिश में था। रकम ही तो चाहिए। वो एक ब्रीफकेस उसकी तरफ फेंक कर बोले, ले अब चल भाग यहाँ से। पल्लवी उठी और अंगद को रोकने के लिए हंसने लगी। अंगद ठहर गया। सर भी उसे हंसता देखकर निहाल हो चुके थे, क्योंकि अब वो और ज्यादा कातिल लग रही थी, जिससे उनका सब्र खत्म हुए जा रहा था। इसे क्यों बाहर भेज रहे हो? इसी ने तो मेरे को इधर लाकर एहसान किया है। वो हंसने लगी। ये तो बड़ी खुश नजर आ रही है अपनी किडनैपिंग से। वो उसे हंसता देखकर उछलने लगे और अंगद के गले मिलने लगे। हाँ बॉस, ये खुद एसीपी से परेशान थी, तभी तो आसानी से जाल में आ गई। अंगद बोला। पल्लवी की जुबान पहले तो लड़खड़ाई, पर फिर बाद में वो आत्मविश्वास से कहने लगी, और नहीं तो क्या, कितनी खुश रहती थी मैं मेरी ताई की दुनिया में। कितना मज़ा था, कितना ऐशो आराम था वहाँ। हुस्न की मल्लिका शिल्पा रानी थी मैं। पर एक दिन उस एसीपी ने आकर सब खत्म कर दिया। हवेली पर रेड मारी, सब कुछ छुड़वा लिया और मेरे से भी ताई के खिलाफ बयान लिखवा लिए। वो इस तरह से बोल रही थी जैसे उसे विक्रम के साथ नहीं, ताई के साथ रहना ही पसंद था। सर उसे घूरने लगे। तू सच में उस दुनिया में खुश थी? हाँ, तो इतना पैसा मेरे बूते ही कमाया था ताई ने, चिड़िया कहती थी वो मेरे को। वो जल्दी से संभली, क्योंकि वो उन्हें शक नहीं होने दे सकती थी। पर ताई ने ना बुरा भी बहुत किया मेरे साथ, बहुत काम कराती थी, पर पैसे मुझे नहीं थमाती, खुद अपने पास ही रखती। पल्लवी मुंह बनाकर बोली। हाँ, वो ताई तो साली थी ही ऐसी, ऐसे ही मेरे को ब्लैकमेल कर रही थी। अब मैंने भी उसे मजा चखा दिया। सर भी अब उनके जाल में फंसकर आप बीती कहने लगे थे। क्या आप जानते हैं ताई को? इस बात पर अंगद और पल्लवी दोनों बड़ी बड़ी आंखें निकालकर आश्चर्य से एक साथ बोले। अरे मेरे को देखा नहीं क्या कभी हवेली पे? वे लापरवाही से बोले। आना जाना लगा रहता था मेरा उधर। पहले तो सही थी वो सविता बबीता दोनों बहनें, पर फिर ज्यादा पैसा आते ही लालची हो गई। मैं भी कम नहीं। मैं भी तो एएसपी हूँ, सारी पावर्स है मेरे पास भी। उसे बर्बाद करके ही छोड़ा है मैंने, और इस तरह से किसी को शक भी नहीं हुआ। साली को उठवाने की मरवाने की सारी कोशिशें की, पर एन मौके पर पुलिस आ गई और सब कबाड़ा हो गया। वो गुस्से से दीवार पर हाथ मारकर बोले। अरे पर इससे तो आपका भी नुकसान हुआ ना? पल्लवी उनके सामने जाकर बोली। वो एक ही थोड़े है, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है जानी। बहुत लोगों से कमाई करता हूं मैं, उसके जैसी भरी पड़ी हैं, और लड़के भी खूब हैं, वो भी अलग से। फिर उसे करीब खींचकर बोला,
मेरे को तो अब तू ही चाहिए क्योंकि मेरा दिल तेरे पे आ गया और तेरे जैसा तो कोई नहीं। वाकई हुस्न की मल्लिका है तू। कसम से ताय से ज़्यादा माल दूंगा और ऐश भी करवाऊंगा। वो अब अपनी हरकतों पर आ गए थे। पल्लवी की सांसें ही अटक गई थी। जिस बात का डर था वही हो रहा था। वो अपनी हदें भूल चुके थे और पल्लवी की कवर में हाथ फंसाकर उसे अपने और करीब कर लिया। उसका पल्लू गिराकर वो उसके चेहरे पर झुकने ही वाले थे कि खड़ाक से दरवाज़ा खुला। एएसपी सर तो बिल्कुल ही हड़बड़ा गए। वो अंगद को आवाज दे रहे थे पर तभी सामने से विक्रम आता दिखा। उसे अपने सामने देखकर उनकी आंखों में उसके लिए अंगारे उबल रहे थे। वे गुस्से से उसकी ओर बढ़े और उसका कॉलर पकड़ लिया। हरामी, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? अपनी माशूका को छुड़ाना है? पर ये तो मेरी होने को तैयार हो चुकी है, पूछ इससे। वो पल्लवी को देखकर बुरी तरह हंसे पर उसी वक्त पल्लवी विक्रम की तरफ चली गई। विक्रम ने उसका पल्लू कंधे पे रखा और उसे अपने पीछे कर लिया। ए साली, तू तू तो इसकी केस से छूटना चाहती थी ना? तू ही तो बोली थी कि इसके साथ खुश नहीं। वो पल्लवी के बदले अंदाज पर भौचक्के के रह गए। ये क्या हो रहा है? ये सब तुम लोग और वो अंगद कहाँ है? वे पसीना पसीना हो गए थे। तभी अंगद पीछे से आया और विक्रम के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। यस बॉस। उप्स, एसपी सर, ये क्या तमाशा है? वे डर में भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे थे और तेज आवाज में बोले, सर जरा उधर देखिए। विक्रम ने घर के सारे कोनों में छिपे कैमरों की तरफ इशारा करके कहा। तो अंगद भी वॉश में छिपे स्पीकर उनके सामने ले आया। ये सब क्या है? उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। आपके काले कारनामे हैं एएसपी सर, जो आज सबके सामने आ गए हैं। विक्रम जेब में हाथ रखकर आराम से खड़ा हो गया। अब दरवाजे से सारे सीनियर्स भी आ चुके थे। वे सभी फार्म हाउस के बाहर के किसी कमरे में एक साथ बैठे थे और कैमरे की लाइव अपडेट देख और सुन रहे थे। अब तो सभी के सामने सारा कच्चा चिट्टा खुल चुका था। सर ही सारे मामले की जड़ थे। सारे तार उन्हीं से ही जुड़े थे। उस गैरकानूनी धंधे के रैकेट में इन्हीं का हाथ था। इतनी बड़ी पावर और हस्ती होने के कारण आज तक कोई उस तक पहुंच ही नहीं पाया था, क्योंकि बात बाहर आने से पहले ही दबा दी जाती थी। उनके प्लान ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया था। इस तरह सभी को लाइव दिखाना भी सही रहा। अब सब आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर यकीन भी करेंगे और इंसाफ भी। सभी सीनियर ऑफिसर्स को देखकर सर की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो चुकी थी। अपनी जुबान से कुछ ना ही कहो तो अच्छा है एएसपी। छी, हमें तो शर्म आ रही है कि आप नहीं, तुम इस डिपार्टमेंट के किसी ओहदे पर रह चुके हो। एक ऑफिसर ने उन पर लानत करते हुए कहा। अपनी पावर का ऐसा गंदा इस्तेमाल किया इस गंदे खेल में शामिल होकर। पूरे डिपार्टमेंट के नाम और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज तुम जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस महकमा इतना बदनाम हो गया है कि लोगों को वर्दी पर भरोसा ही नहीं रहा। एक के बाद एक सब उन्हें खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। पुलिस वाले कानून के रखवाले होते हैं, मुसीबत में लोगों की पहली पुकार होते हैं। कुछ भी गलत हो जाए तो सबसे पहले मोबाइल में 100, बस यही नंबर याद आता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ही तो इंसाफ मिलता है। आपने ऐसी घटिया हरकत आपने न सिर्फ आपको बल्कि हर पुलिस वाले को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। हर इंसान की इंसानियत पर सवाल उठा दिए हैं। बेकसूर लड़कियों और उन मासूम की इज्जत उछालते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपके ज़मीन ने आपको धुतकारा भी नहीं? सोचा नहीं इसका अंजाम क्या होगा? मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आप मेरे कभी सीनियर रह चुके हैं। छी! विक्रम बेहद नफरत से बोला। ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, उन्होंने विक्रम का कॉलर खींचकर कहा। फिर सब ऑफिसर्स को बारी बारी सफाई देने लगे। मैंने कुछ नहीं किया सर। आपने तो देखा ही होगा ना, ये अंगद लाया इस लड़की को। मुझे तो कुछ नहीं मालूम। चुप, बिल्कुल चुप। शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं रही क्या, जो सारा सच सामने आने के बाद भी बोलने के लिए अपनी गंदी जुबान खोलने की कोशिश भी कर रहे हो? अंगद को इन्हें किडनैप करवाने के लिए कहा किसने? वे चिल्लाए। सर किडनैप? मुझे तो कुछ। वे उसे बीच में ही चुप करवाते हुए बार वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगे तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर जब उन्होंने कहा कि सबने कैमरे से सब देख सुन लिया है, तब तो वे हक्के बक्के ही रह गए। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। अब वे पूरी तरह विक्रम के बिछाए जाल में फंस गए थे। और अब रही सही कसर भी पूरी होने वाली थी, क्योंकि एक लेडी कांस्टेबल सविता बबीता ताई को लेकर आ रही थी और उन्होंने सबके सामने सारा सच उगल दिया, जिसमें सर साफ साफ बराबर के दोषी और हिस्सेदार साबित हो गए थे। सब सीनियर्स ने एएसपी की गर्दन दबोचते हुए कहा, आप जैसे लोगों ने तो पुलिस महकमे को बुरी तरह से बदनाम ही कर दिया है। अगर इस डिपार्टमेंट में एसीपी विक्रम रघुवंशी के जैसे काबिल ऑफिसर ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए। आज विक्रम की वजह से ही आपका घटिया चेहरा सामने आ पाया है।
एक बेटी के पिता होकर भी आपको उनकी इज्जत पर हाथ डालने में ज़रा भी शर्म नहीं आई? मासूमों की ज़िंदगी के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, उन सब का कच्चा चिट्ठा अब खुला है और आप पूरी तरह से गुनहगार हैं। आप इस लायक ही नहीं रह गए कि आपको कोई भी इज़्ज़तदार ओहदा मिले। आपसे आपके सारे हक छीनकर आपकी जगह अब सलाखों के पीछे होगी और एएसपी की पोस्ट किसी काबिल शख्स को दी जाएगी। साथ ही विक्रम रघुवंशी के लिए भी इनका कोई हकदार सम्मानित और एसीपी से भी ऊंचे पद को सौंपने का फैसला लिया जाएगा। इनकी योग्यता को देखकर इनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके जैसे होनहार पुलिस अधिकारियों की ही ज़रूरत है इस देश को। उन्होंने विक्रम की पीठ थपथपाकर कहा तो विक्रम गर्व से सीना चौड़ा कर उन्हें सैल्यूट करने लगा। उसके लिए भी ये फ़ख्र की बात थी। अब आपने जिस कानून के ओहदे का मजाक उड़ाया ना, वही कानून आपको आपके असली ओहदा, आपकी असली जगह बताएगा। सबने अपना फैसला सुनाया। मधु भी तब तक आ गई थी। वो अपने पापा की इस हरकत पर शर्म से झुक चुकी थी। उसके पापा तो उसके लिए हीरो थे, आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उन्होंने जब सुना कि वो विक्रम को चाहती है, तब उन्होंने ही कहा था कि वो विक्रम को उससे शादी के लिए राज़ी करवाएंगे। मधु भी विक्रम के प्यार के पागलपन में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे दिखाई ही नहीं दिया कि उसके पापा कौन कौन से घटिया कामों में शामिल हैं। हाँ, उसे पल्लवी की शक्ल से भी नफरत थी, मगर उसके लिए ये मरने जैसी बात थी कि उसके पापा उनकी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की के साथ, और भी जाने कितनी छोटी लड़कियों के साथ। छी, शर्म आ रही है मुझे कि आप मेरे पापा हैं। अपनी बेटी के बारे में भी ना सोचा आपने? दफ़ा हो जाइए मेरी नज़रों से। वो रोती हुई फर्श पर बैठ गई। विक्रम ने इंसानियत के नाते उसे संभाला तो मधु ने उसके आगे भी हाथ जोड़ लिए। वो उसकी भी तो गुनहगार थी। क्या क्या नहीं किया उसने उसे और पल्लवी को अलग करने के लिए। आई एम सॉरी विक्रम, मुझे माफ़ कर दो। पागल हो गई थी मैं, बचपन से ही कभी ना सुनने की आदत ही नहीं थी। तुम्हारा रिजेक्शन मेरी ईगो सहन ही नहीं कर सका। तुम मेरे अट्रैक्शन से कब मेरी जिद बन गए मुझे पता ही नहीं चला। सही कहा था तुमने विक्रम, हाल अलग अलग छोड़ें धरती और आसमान जो कभी नहीं मिल सकते। साथ रहने के लिए तो विक्रम और पल्लवी ही हैं, यही दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्रम बेयकीनी से उसे देखता रह गया कि उसे आज एक झटके में ही इतनी आसानी से यह एहसास कैसे हो गया, जबकि वो उसे यही बात इतने सालों से भी नहीं समझा पाया था। फिर मधु ने बाहें फैलाई तो एक दोस्त होने के नाते उसे गले भी लगाया। बड़े दिल का मालिक भी तो था विक्रम। सब कुछ ठीक होने लगा था। राजन नगमा भी एक दूसरे के गले लग गए। अब सबकी जिंदगी में कोई गम नहीं होगा, बल्कि खुशियों का आगाज ही होगा। इसी सोच में गुम थे। तभी एक तरफ खड़े एएसपी ने अपने कुर्ते के पीछे छिपाई गन निकाली और तुरंत विक्रम पर निशाना साध दिया, क्योंकि उसी की वजह से ही तो आज उनका पर्दाफाश हुआ था। वे अब जाते जाते अपना बदला पूरा करके जाना चाहते थे। पल्लवी एक तरफ खड़ी ये देख चुकी थी। गोली विक्रम की ही तरफ चली थी। वो बदहवास सी भागती हुई आई और तेजी से चिल्लाई, विक्रम! पल्लवी की जुबान से अपना नाम सुनकर विक्रम ने सामने देखा तो देखता ही रह गया। जो उसके हिस्से की गोली थी वो पल्लवी के ठीक दिल के ऊपर बाएं कंधे में आकर लगी थी, क्योंकि वो ठीक उसके आगे आकर खड़ी हो गई थी। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अचानक गोली चलने की आवाज़ से सभी सकते में आ गए। एएसपी सरफरार होने की फिराक में थे, तभी अंगद और कमल ने उन्हें दबोचकर अरेस्ट कर लिया। सभी की लापरवाही और मधु के भावुकता के पलों की वजह से ये आखिरी हादसा हुआ था, जबकि वो उनकी हिरासत में थे। मगर उनके पास गन थी, इसकी किसी को भनक नहीं थी। पल्लवी! विक्रम जोर से चिल्लाया। उसने भी अपने कहे मुताबिक पल्लवी के पुकारने के बाद ही उसे पुकारा था। जैसा एक रोज विक्रम ने कहा था कि आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती, एक दिन आप मेरा नाम खुद लेंगी, वो भी इस तरह की हर किसी के कानों में मेरा ही नाम गूंजेगा। बस उसी वक्त मैं भी आपको पुकार लूंगा। पल्लवी ने कहा था कि एक रोज लूंगी ना अपना नाम, वो भी इस शिद्दत से कि हर जगह आपका ही नाम सुनाई देगा। उनकी बात सच हो रही थी। आज पूरे खामोश माहौल में सिर्फ दो ही नाम गूंजे थे, विक्रम और पल्लवी। और इसी के साथ वो पल, एक पल को मानो वहीं थम चुका था। चारों तरफ अब सिर्फ साए साए की आवाज गूंज रही थी और सबकी आंखें भी खुली की खुली रह चुकी थी। पल्लवी ने जैसे कहा था वही किया भी। उसने विक्रम के लिए मौत को भी गले लगा लिया था। अब वह बेसुध सी विक्रम की बाहों में झूल गई थी। उसकी सफेद साड़ी अब तक खून से सन चुकी थी, क्योंकि गोली उसके कंधे के भीतर तक चली थी। विक्रम असमंजस की स्थिति से उसे कैसे पकड़े, कैसे छुए, इसी में था। पर उसकी उखड़ती सांसों ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने सारी लाश शर्म छोड़कर एकदम से पल्लवी को सीने से लगा लिया। भाई भाई! हॉस्पिटल! राजन चिल्लाया। कमल जल्दी से गाड़ी निकालने को रवाना होने लगा।
विक्रम जो अब तक गुम था वो एकदम से होश में आया और हड़बड़ी में पल्लवी को उठाने लगा। पल्लवी, पल्लवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो, उसने हड़बड़ी में उसे पुकारा। पल्लवी ने अधखुली आंखों से उसे देखा और उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। विक्रम नीचे झुक गया। कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो लड़खड़ाती जुबान से बामुश्किल से कह पा रही थी। "आ- आप ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको। पल्लवी उठिए। विक्रम का गला अब भर्राने लगा था। पल्लवी ने विक्रम का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसकी धड़कनें बेहद धीमी चल रही थी। उसकी थमती धड़कनें विक्रम की सांसें रोक रही थी। उसके कांपते हाथ हट ही नहीं पा रहे थे। मेरी धड़कनें महसूस करने का यह पहला और आखिरी मौका मिला है आपको। इसे भी गंवाना चाहते हैं आप? दर्द में भी मुस्कुराई और अपना सर थोड़ा ऊपर उठाकर अपने फड़फड़ाते होंठों से विक्रम के माथे पर अपनी चुंबन रूपी मोहर लगा ही दी, जैसे उसकी भी यही आखिरी ख्वाहिश थी। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, सब सब ठीक हो जाएगा। विक्रम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। वह उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगा, जैसे जुदाई के पल करीब आ गए हों। साथ ही उसका सांस लेना दुर्भर हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पल्लवी को नहीं, उसे ही गोली लगी है और वही अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। वो जी भरकर रो भी नहीं पा रहा था। उसके आंसू, उसकी आवाज, उसके जज्बात सब उसके अंदर ही इकट्ठे हुए जा रहे थे। पल्लवी को इस हाल में देखकर उसके सीने में तूफान उठ रहे थे। नहीं, अब वक्त हो गया है। हाँ, हमारा मिलना मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। ये कहते हुए पल्लवी की एक आंख से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गिरा। मैंने कहा था ना, छीन लाऊंगा मैं खुदा से भी आपको। विक्रम उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसकी आंखों में गौर से देखते हुए पूरी यकीन के साथ बोला, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता विक्रम। आज उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और विक्रम का नाम ही लिए जा रहे थे। शायद उसने इसीलिए अब तक उसे उसके नाम से नहीं पुकारा था, क्योंकि आखिरी वक्त में ही उसका नाम रटना पहले से ही तय था। उसकी आंखें बरस रही थी, सांसें उखड़ रही थी। शायद दूर जाने की घड़ी करीब आ गई थी। पल्लवी विक्रम की बाहों में ही मरना चाहती थी। वो उसकी सूरत अपनी आंखों में बसा कर ले जाना चाहती थी। उसका एहसास खुद में जज़्ब कर लेना चाहती थी, उसे खुद में समेटकर अपने साथ ले जाना चाहती थी। वहीं विक्रम उसे अपनी सांसों में भर लेना चाहता था, उसके करीब होकर उसमें अपनी सांसें भर देना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो कितना चाहता है उसे, कितनी शिद्दत से उसके साथ जीना चाहता है। उसे आज तक जो सारे गम मिले हैं, उसे भूलकर उसके साथ खुशियाँ चुनना चाहता है। पल्लवी की बीती ज़िंदगी के घावों पर अपने प्यार का मरहम लगाना चाहता है, उसे उम्र भर अपनी बाहों में भरकर रखना चाहता है। उस पर अपने सारे हक जताना चाहता है। उससे कितना इश्क हो गया उसे, ये सब उसे करके दिखाना चाहता है। ये मुमकिन नहीं। पल्लवी ने गहरी सांस लेने के बाद मुश्किल से कहा। वो अब गिनी-चुनी सांसें ले रही थी। ठीक है, साथ जीना मुमकिन नहीं, साथ मरना तो है ना? विक्रम को एक पल में जाने क्या सूझा, वो उसे लिटाकर उठा। विक्रम, ये आप, वो दर्द से कराह रही थी। विक्रम, नहीं, नगमा चिल्लाई। भाई! राजन भी उसकी तरफ बढ़ा, पर तब तक देर हो चुकी थी। विक्रम तेजी से उठ खड़ा हुआ और फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। फिर अपनी कनपटी पर तान कर खड़ा हो गया। अपने सारे कर्ज उतार कर अपने सारे फर्ज निभा दिए हैं विक्रम रघुवंशी ने। पर अब पल्लवी के विक्रम के ऊपर जो फर्ज बाकी रहे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। इनके साथ जीना चाहता था, पर यह साथ किस्मत में लिखा ही नहीं। इनके बिना जीना मुमकिन नहीं, पर साथ मरना तो आसान है। इन्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता, क्योंकि विक्रम के बिना पल्लवी नहीं, तो पल्लवी के बिना विक्रम का भी कोई वजूद नहीं। विक्रम, नहीं, नहीं भाई, सर नहीं। एसीपी विक्रम, नहीं। चारों तरफ से सबकी अलग अलग पुकारें आ रही थी, पर उसे तो पल्लवी की थमती सांसों और झपकती पलकों के सिवा कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गन लोड करते हुए कहा, अधूरी रह चुकी है वो जो आखिरी मुलाकात, अब ऊपर जाकर ही पूरी होगी। रूहानी इश्क है ये, कोई खेल नहीं जो जिंदा रहने पर ही मुकम्मल होगी। विक्रम ने प्यार से पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा और उसको अपनी आंखों में कैद कर आंखें बंद कर ली। और जैसे ही उसकी उंगली ट्रिगर प्रेस करती, वैसे ही पूरी तेजी के साथ मधु उसकी ओर लपकी और उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली छत में जाकर लगी। सब हक्के बक्के दोनों की तरफ देखते रह गए। विक्रम ने मधु की ओर देखा तो मधु ने अपनी उंगली से पल्लवी की ओर देखने का इशारा किया। मुझे जीना है विक्रम। उसकी लड़खड़ाती जुबान से ये शब्द सुनते ही विक्रम उसकी ओर लपका और तेजी से उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर राजन और कमल गाड़ी के साथ तैयार खड़े थे। बाकी सब भी बाहर की ओर दौड़े। वहीं अब तक एएसपी और ताई जो हिरासत में ले लिए गए थे, उन्हें गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
दूसरी तरफ विक्रम की गाड़ी सड़कों पर सड़पट दौड़े जा रही थी, जिसको कमल ड्राइव कर रहा था। राजन पैसेंजर सीट पर था और विक्रम पीछे की सीट पर पल्लवी को अपने सीने से लगाकर बैठा रहा, उसे तसल्ली देता रहा। अब पल्लवी जीना चाहती थी, विक्रम के साथ जिंदगी के हसीन पलों को महसूस करना चाहती थी, उसके इश्क में खुद को भुला देना चाहती थी, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती थी। अब उसके भीतर जीने की तमन्ना थी और यही जीने की ख्वाहिश उसमें नई सांसें भर रही थी। क्योंकि जब इंसान खुद ही जीने की ख्वाहिश छोड़ देता है तो उसे मौत से पहले मौत आ जाती है। लेकिन जब वो ठान लेता है कि उसे जीना है तो मौत भी कहीं न कहीं उससे हारने लगती है। यही पल्लवी के साथ भी हो रहा था और पल्लवी के साथ तो उसका इश्क था, उसकी मोहब्बत विक्रम था, जो उसके जीने की सबसे बड़ी वजह थी। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। विक्रम तेजी से बाहर निकला और पल्लवी को अपनी बाहों में उठाकर सीधा अंदर पहुंच गया। अंदर जाते ही उसे स्ट्रेचर पर लेटाया गया और तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। एक ईमानदार और जांबाज पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसे किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ी। वह बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटता रहा और नजरें ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमी रही। उसकी जलती रेड लाइट जैसे उसके दिल में घबराहट भर रही थी, लेकिन उसे यकीन था अपनी मोहब्बत पर। उसे यकीन था उसकी पल्लवी को कुछ नहीं होगा। राजन और अंगद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। तब तक मधु, नगमा और बाकी सब भी वहां आ चुके थे। सबने विक्रम को तसल्ली दी और इंतजार करने लगे। सबकी जान हलक में अटकी हुई थी। इधर एएसपी और ताई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उनके जुर्म इतने बड़े थे कि उनकी सजा छोटी मोटी नहीं थी। उनके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना था और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते एएसपी के नीच कर्म पूरे डिपार्टमेंट को शर्मसार कर गए थे। उसको कोर्ट में पेश किया गया और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उसके जुर्म के अनुसार तमाम सेक्शन धाराओं सहित उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ताई को भी उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उन दोनों की सजा से उन सभी बेकसूर लड़कियों को इंसाफ मिल चुका था जिन पर उन्होंने जुल्म किए थे। इधर हॉस्पिटल में विक्रम लगातार इधर से उधर चक्कर काट रहा था। लगभग 4 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए। उन्हें देखकर विक्रम तेजी से उनके पास पहुंचा। डॉक्टर पल्लवी, विक्रम ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने उसको इस तरह देखा तो मुस्कुराकर बोले, वो अभी ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। बाकी सबके चेहरे पर भी एक चमक आ गई। डॉक्टर फिर से बोले, वैसे तो उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस थी और ब्लड लॉस भी ज़्यादा हुआ था, इसलिए हमें उन्हें ऑपरेट करने में टाइम भी ज़्यादा लगा, लेकिन अब वो स्टेबल हैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर डॉक्टर को थैंक्स कहा और पल्लवी से मिलने के लिए पूछा, क्योंकि विक्रम ही जानता था कि ओटी के बाहर वो बस सांसें रोके खड़ा था। अभी उनके होश में आने के बाद जब तक उनका एक बार चेकअप ना हो जाए तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते, डॉक्टर ने कहा। तो विक्रम ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए एक बार फिर से डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर वहां से चले गए और पल्लवी को ओटी से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। विक्रम की बेचैनी अब कम हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। पूरी तो पल्लवी को सही सलामत देख लेने के बाद ही खत्म होनी थी। पल्लवी को 6 घंटे बाद हल्का हल्का होश आया। नर्स ने जब देखा तो भागती हुई डॉक्टर को बुलाने चली गई। ऐसे नर्स को भागते देख विक्रम और सबकी सांसें एक बार फिर थम गई। डॉक्टर आकर सीधे अंदर चले गए और विक्रम दरवाजे पर ही टिक गया, जैसे अंदर की सारी बातें उसे बाहर सुनाई देंगी। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो विक्रम को बताया कि हालत अभी भी वैसी ही है। ज़्यादा ब्लड लॉस से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। हमने उनको ब्लड चढ़ाया पर धीरे धीरे ही उनकी हालत में सुधार आएगा, लेकिन आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, विक्रम ने कहा। तो डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चले गए। इन लम्हों का एक एक लम्हा विक्रम के लिए साल की तरह लग रहा था। आखिर में वो लम्हा भी आ गया जब पल्लवी मौत को पार कर विक्रम के सामने थी। विक्रम ने उसके बेड के पास एक स्टूल पर बैठकर धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया तो पल्लवी की आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके चेहरे पर आ गई, जिसे विक्रम ने अपनी उंगली पर थाम लिया और नाम में गर्दन हिलाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। बहुत कुछ कहना सुनना था दोनों को एक दूसरे से, लेकिन इस लम्हे में दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस करते रहे। कितने पल आए और चले गए, लेकिन वो दोनों तो बस उसी तरह एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। अगर नर्स नहीं आती तो वो ना जाने कब तक वैसे ही रहने वाले थे। नर्स आते ही उन्हें बिना देखे बोली, देखिए आप बाहर जाइए, पेशेंट के आराम करने का टाइम हो गया है। तब जाकर दोनों कहीं होश में आए। विक्रम ने पल्लवी के सिर पर हाथ फेरा और बाहर निकल आया। बाकी सब बेसब्री से उसकी हालत जानने का इंतजार कर रहे थे। जब विक्रम ने बताया तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। पूरे एक हफ्ते बाद विक्रम पल्लवी को हॉस्पिटल से घर ले आया। उसके प्यार और देखभाल से पल्लवी बहुत जल्दी ठीक हो गई।
महीने बाद भगवान शिव के मंदिर में बेहद सादगी के साथ विक्रम, पल्लवी, राजन और नगमा का विवाह संपन्न हुआ और हमेशा हमेशा के लिए विक्रम, पल्लवी, राजन और नगमा एक हो गए। उनकी इस खुशी में वो चंद लोग ही शामिल थे जो उनसे मोहब्बत करते थे। आज विक्रम और पल्लवी को एक होता देख सबके दिल को जैसे एक सुकून मिल रहा था। बहुत खुशी के पल थे ये, जिनमें विक्रम और पल्लवी ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ पा लिया था। दोनों जब घर आकर अपने कमरे में गए तो वहां का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें खुली रह गई। हल्की मध्यम सी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। कमरे को कैंडल्स और सफ़ेद गुलाब से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू दोनों के अंदर एक सुकून सा भर गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे, क्योंकि दोनों ही समझ चुके थे ये सब अपनी पलटन का काम है। विक्रम ने धीरे से पल्लवी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे को जैसे निगाहों में बसा लेना चाहते थे। राज सारे दिल के जुबां तक आ गए, हम भी कहाँ से चल के कहाँ तक आ गए। इश्क का सफ़र बस यूं ही कट रहा है, चाहत के रास्ते से दिल के मकान तक आ गए। पल्लवी ने विक्रम की आंखों में गौर से देखते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में कहा, तो विक्रम ने उसके माथे को चूमकर अपने सीने में छुपा लिया। इश्क में सारी हदों को मैं पार कर रहा हूँ, ऐसी गलती जिंदगानी में पहली बार कर रहा हूँ। चाहत के समंदर की गहराई तक उतर चुका हूँ, ये इश्क इश्क और इश्क पहली बार कर रहा हूँ। विक्रम बेहद शौकी अंदाज में कहते हुए उसे अपनी बाजुओं में उठाकर बेड पर ले आया और पास जल रही कैंडल में फूंक मारी और अंधेरे कमरे को अपने इश्क की रोशनी से आबाद कर दिया। कई जन्मों तक तुमसे वादे वफा रखना है, तुमको ही दिल की धड़कन में बसा रखना है, मेरे दिल की दुआ में शामिल रहना ज़रूर, बस तुम, सिर्फ तुम और तुमको ही इस दिल में रखना है। इश्क के गहरे समंदर में उतरकर देखना है, डूबना है इसमें और फिर तैरकर देखना है किनारा मिलता है या लहर डुबाती है मुझे। तुम्हारे आंखों के सागर में डूबकर देखना है। तुमसे आशिकी का हुनर सीखा है हमने, दर्द दिल और दर्द जिगर सीखा है हमने, किस तरह टूट के चाहना है किसी को, कैसे नज़रों का होता है असर सीखा है हमने। 1.5 साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक और नई खुशी ने उनकी बेटी के रूप में दस्तक दी, जिसका नाम उन्होंने रूहानी रखा, जो पहले से ही दोनों ने तय किया हुआ था। उस नन्ही सी परी के आ जाने से उनकी ज़िंदगी और हसीन हो गई। विक्रम तो अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे निहारता रहा, चूमता रहा। एक बेटी के बाप के रूप में आकर आज वो खुद को बेहद खुशनसीब बाप समझ रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसे ऐसे देखकर पल्लवी की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि आज इतनी खुशियां उसके दामन में सिमट कर आ गई थी कि वह खुद को रोने से नहीं रोक पाई। उसने भगवान का शुक्र अदा किया और उसके परिवार में हमेशा ऐसी ही खुशियां बरकरार रखने की रिक्वेस्ट भी की। तभी विक्रम अपनी नन्ही परी को लेकर पल्लवी के पास आया और रूहानी को साइड में लेटाकर पहले अपनी बेटी को चूमा, फिर पल्लवी के माथे पर अपने होंठ रख दिए। बैठे थे खामोशी से, कभी इश्क की दहलीज पर। सोचा ना था कभी ये दौर भी आएगा। मुकम्मल हो गई है आज दास्तान रूहानी इश्क की। अभी ना जाने ये इश्क हमें कौन कौन से रंग दिखाएगा। द एंड।